डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। अपने प्रदेश, जिले एवं आसपास की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगामी 4 मार्च 2023 को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का निवाड़ी नगर में आगमन होने जा रहा है, जो अंगिरा कॉलेज के पास पीएनसी मैदान में दिव्य दरबार लगाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रोशनी यादव ने आम जनता से अपील की कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अभूतपूर्व स्वागत करें। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रोशनी यादव ने प्रेस वार्ता कर 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। आइए सुनिए हमारे चैनल के माध्यम से जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। सर्वप्रथम मैं ओरछा रामराजा सरकार को प्रणाम करती हूँ। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि चूंकि 4 मार्च 2023 में सुबह 9 बजे हम बागेश्वर धाम सरकार को विशेष आग्रह मैंने किया और 4 मार्च की डेट सुनिश्चित हुई और इस निवाड़ी जिले में हम सभी चूंकि सुंदर और भव्यता के साथ उनका स्वागत करें, तो उनका जो दिव्य दरबार होने जा रहा है, तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूरे निवाड़ी जिले से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारे भक्तगण हैं, श्रोतागण हैं, इस दिव्य दरबार को वाकई दिव्य स्वरूप देने का कार्य करें। और सभी सपरिवार आमंत्रित हैं, मेरे पूरे परिवारजन और मेरे प्रियजन, और इस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता के साथ पूरे नगर को सजाने का कार्य करें और फूल माले से हमारे बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत करें, जो हमारे दुख सुख निवारण करता है। और इस बुंदेलखंड और निवाड़ी जिले की बहुत समय से आस्था थी कि दीदी ऐसा कोई दिव्य दरबार हो, चुकी टीकमगढ़ जिले में लगातार उनका आगमन होता रहा, लेकिन निवाड़ी जिले में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और यहाँ के लोगों की आशाएं थी। उन आशाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने बागेश्वर धाम सरकार से निवेदन किया। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकारा और हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि वो 4 मार्च को हमारे बीच में आ रहे हैं, जिसमें हमारा स्थान पीएनसी कैंप हाईवे के पास निवाड़ी तेगेला के पास का सुनिश्चित हुआ है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस रूप से जन जन तक, गांव तक, सब तक उस स्थान और 4 मार्च की तारीख सब तक पहुंचे और सब बड़ी ही संख्या में उपस्थित होकर दिव्य दरबार को दिव्य स्वरूप देने का कार्य करें। रूट उनका रहेगा टीकमगढ़ से, वो सुबह रवाना होंगे, जो कि हो सकता है कि कुछ उनकी व्यवस्था को देखते हुए कुछ फेरबदल हो, अन्यथा रूट यही तय हुआ है कि सुबह टीकमगढ़ 8 बजे वहां से निकलेंगे और पृथ्वीपुर में उनका 9 से 9:30 बजे के बीच में यहाँ आगमन हो जाएगा। मेरे पृथ्वीपुर निवास यानी कि रोशनी यादव के घर पे उनका आगमन होगा। वहां भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है और उस भोजन प्रसादी की व्यवस्था के बाद आशीर्वाद देते हुए पृथ्वीपुर नगर से रवाना होंगे। उसके बाद उनका पृथ्वीपुर में पूरा स्वागत वेलकम रहेगा, जिसमें हम 1000 से 1500 बाइकों के साथ ध्वजा लहराते हुए निवाड़ी नगर में प्रवेश करते हुए हमारे सारे निवाड़ी नगर के सभी प्रियजन परिवारजन उनका भव्य स्वागत करेंगे और उस स्वागत के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा स्थान जो पीएनसी कैंप हाईवे रोड के पास निवाड़ी तेगेला सुनिश्चित हुआ है, वहां सब उनके स्वागत में पहुंचेंगे। विधानसभा को लेके चूंकि पूर्व में मैं पृथ्वीपुर विधानसभा देखती रही हूं और जिला पंचायत चुनाव का जब आगाज हुआ तो निवाड़ी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 6 ने महिला प्रतिनिधित्व के रूप में मुझे चुना और उस चुनाव में उनके द्वारा मुझे जो प्रेम सम्मान दिया गया है, इस बेटी का सम्मान और मान बढ़ाने का जो हमारे वार्ड क्रमांक 6 ने, जो कि क्षेत्र नेंगवा चंदपुरा है, उसने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है, मेरे मनोबल को बढ़ाया है और मुझे प्रमाणित होने का सौभाग्य दिया है कि दीदी आप चुनावी राजनीति में आपका सम्मान और कद ऊंचा रहेगा। और ऐसी मेरे पूरे क्षेत्र की अभिलाषा है कि मैं आगामी चुनाव में भी एक प्रतिनिधित्व करूं इस विधानसभा का। तो मुझे लगता है कि मेरे ओरछा रामराजा सरकार की आज्ञा और उनका अनुसरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं इस विधानसभा
निवाड़ी विधानसभा को चयन करती हूं और इस निवाड़ी विधानसभा में भविष्य में किसी भी प्रकार और किसी भी परिस्थितियों में रोशनी यादव जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष होने के नाते पूर्व में पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के दौरान मेरा जो शीर्ष प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व है, उन्होंने मुझसे उस उपचुनाव के दौरान संपूर्ण इस बेटी के मान को बढ़ाने का मुझसे वादा किया था। लेकिन चूंकि सब्र का फल मीठा होता है, मैं उस सब्र के फल के मीठे की बेताबी को बरकरार रखते हुए, चूंकि मेरे क्षेत्र का सम्मान और उनका सब्र मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, और उस सब्र में ये सुनिश्चित हुआ है कि दीदी आपको आगे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये आपके लिए समय परिस्थितियां देखते हुए बहुत ही अनुकूल है। तो इस बात को लेते हुए मैंने निर्णय लिया है और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करे। मैं सर्वप्रथम इस निवाड़ी क्षेत्र और निवाड़ी विधानसभा की जनता को सर्वोपरि मानते हुए मैं जनता के आशीर्वाद से इस निवाड़ी विधानसभा में आगाज करूंगी और संपूर्ण क्षेत्र के आशीर्वाद से ये बिटिया आगे बढ़े। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रही हूं कि निवाड़ी विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगी। मैं पार्टी के टिकट पे मैं विचार ही नहीं, ये मेरे विधानसभा की अभिलाषा भी है, लेकिन उसमें इससे हटकर मेरी जनता की जो इच्छाएं और उनका सम्मान बढ़ाने की जो बात मुझसे कही जा रही है कि जनता सबसे सर्वोपरि है। राम राजा सरकार इस नगरी में विराजते हैं, इस विधानसभा में विराजते हैं, और अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम को राम बनाने वाली भी प्रजा ही है। तो मैं मानती हूं कि प्रजा जनता सर्वोपरि है, और वो नेतृत्वकर्ता अगर मुझे चुनते हैं कि रोशनी यादव निवाड़ी विधानसभा का नेतृत्व करने आए तो मुझे मंजूर है। मेरे भाग्य में जो भी परिणाम आएंगे मुझे राम राजा की कृपा से वो स्वीकार होंगे। जनता का जो निर्णय होगा मुझे लेकर के कि दीदी आपका सम्मान यहां बढ़ता है, हमारा सम्मान यहां बढ़ता है, मैं वहां विचार करके निर्णय लेके अपनी उपस्थिति दूंगी। आपने कहा 4 मार्च को बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं। जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बहुत ही बड़ा नाम है। अगर जिनको इस नाम का भान ना हो तो वो भान कर लें, क्योंकि इस बुंदेलखंड की धरा को महकाने वाले, एक बुंदेलखंड में चमकते और इस धरती की पवित्रता को बढ़ाने वाला हमारा जो धाम है वो बागेश्वर धाम है, और उस धाम के प्रतिनिधित्व करता परम पूज्य संत बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्होंने एक सबसे बड़ा आगाज किया। यहाँ पे राजनीतिक नेतृत्व तो बहुत रहे, लेकिन उन्होंने इस बुंदेलखंड पिछड़े और गरीबों की चिंता करते हुए बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल स्थापित करने की बात कही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्मापूर्ण और सम्मान का विषय है कि उन्होंने वाकई हमारी गरीबी को, हमारे दर्द को समझा है। और मैं मानती हूं कि ऐसे हिंदू और सनातनी की अलख जगाने वाले और इतनी स्पष्टता और इतनी प्रखरता के साथ कोई बात नहीं रख सकता। उन पे कितनी भी आलोचना के बाण के तीर क्यों ही ना चले, लेकिन वो बालाजी और हनुमान जी के भक्त होने का हमेशा प्रतीक देते हैं। जिस प्रकार राम के भक्त हनुमान थे और उन्होंने राम की अनुसरण पर, उनकी प्रेरणा से हर काम को संभव कर दिखाया है, वैसे मैं मानती हूं कि बागेश्वर बालाजी के मेरे परम पूज्य संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे देश में आज एक अलग ही चर्चित चेहरा है, जिससे देश की पहचान को विदेशों में भी बिखेरने का काम कर रहे हैं, और पूरे विदेशों से भी भक्त आते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। चूंकि मैं बागेश्वर धाम शिष्य मंडल की एक शिष्या हूं, उस नाते मेरे प्रभुवर का मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहता है, और मैं जिस रूप में भी आगे बढ़ूं उनका आशीर्वाद मुझ पर सदैव रहेगा। सर्वप्रथम चूंकि इस दौरान और भ्रमण करने के दौरान जो मेरे पास मुख्य रूप से जो बातें आई हैं, और ये कुछ संकल्प मेरे भी हैं कि बुंदेलखंड में अभी तक पार्टियों की तरफ से, सरकार की तरफ से निवेदन किए जा रहे हैं, विकास की ओर अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, पर उन प्रयासों में मैं बिल्कुल उनके साथ हूं,
पर मैं ये मानती हूं कि हमें जड़ पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड कृषि प्रधान है और यहाँ पे किसान माँ बाप ज्यादा जीवन यापन करते हैं और खेती एक बड़ा मुद्दा रहता है। और बुंदेलखंड में हमेशा सूखा की अव्यवस्था बनी रहती है। एक साल तीता तो कहो 4 साल के लिए सूखा पड़ जाए, उसको नजर में ध्यान में रखते हुए मैंने एक संकल्प लेते हुए गांव गांव में जागरूकता अभियान को ले जा करके मेरा संकल्प है कि हर किसान माँ बाप के खेत से नहर जानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम फसल बोने का काम करते हैं तो हमारी सबसे पहली परख होती है कि क्या वो उत्तम बीज है जिसको हम खेत में बोएंगे और वो बीज अच्छे रूप में निकल कर आए। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारी सरकार पक्ष विपक्ष हो, मेरी सबसे ये अपील है कि अगर आप बाकी इस बुंदेलखंड की चिंता करते हैं तो सर्वप्रथम बुंदेलखंड में, चूंकि मुझे इस जानकारी के दौरान की राजगढ़ बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है, लेकिन पूरा पठाई कला जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा है, मैं ये नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश की सीमा में उस राजघाट बांध का पानी जाता है, अति उत्तम है, लेकिन उस पूरा पठाई कला की सीमा से लगा हुआ जेरोन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। जेरोन से पृथ्वीपुर और पृथ्वीपुर से निवाड़ी विधानसभा लग जाती है, नेंगवा पूरा क्षेत्र। तो उस बांध का पानी मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे बुंदेलखंड में, मेरे किसानों के लिए नहर के रूप में क्यों नहीं आ सकता? इस पानी को आना चाहिए और मेरा पूरे बुंदेलखंड के मेरे माँ बाप उसके लिए एकत्रित होंगे और ये बेटी उनसे जब भी आह्वान करेगी वो मेरे साथ खड़े होंगे। और दूसरा विषय जो आया था अतर्रा, चूंकि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है, उसमें एक कुंड नाले का बांध है, उस बांध को किसी भी रूप में करवाना है। और दूसरा, वहां पे एक नहर सिंचाई की परियोजना बनाई गई थी, उसका शायद बजट भी पास हुआ था, लेकिन किसी राजनीतिक स्वरूप देने के कारण वो हथकंडे चढ़ा और आज तक उसका कार्य नहीं हो पाया, जिससे 6 से 7 गांवों को खेती का पानी मिलता। और दूसरा एक विषय ये भी है राजापुर बांध का। उस बांध से राजापुर, कुलवा, मजरा, मकारा, नीमखेरा, कुंवरपुरा, ढिल्ला तक उसका पानी कम से कम 6-7 गांव के लिए नहर की उत्तम व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उसका भी अनियमितता और उसको एक अच्छा स्वरूप ना देकर के उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो इन दोनों पर तो मेरी प्रमुखता से पहल रहेगी ही कि मैं इसको करवाने में सक्षम हूं और ये व्यवस्था मैं करवा पाऊं। और बाकी पूरे बुंदेलखंड को कृषि प्रधान है और हर माँ बाप के खेत में पानी पहुंचे, चूंकि वो कर्ज में ना डूबे, अपनी बेटी के विवाह के लिए कर्ज उनको ना लेना पड़े। अगर उनकी फसल और उनके फसल के लिए अगर पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो 12 महीने किसान का खेत लहलहाता रहेगा। उस गरीब माँ बाप के बेटा या बेटी मेरे जैसे कोई प्रखर होके राजनीति में और जनसेवा में भागीदारी देंगे, कोई कलेक्टर या कमिश्नर या डॉक्टर बनकर या किसी अच्छे पद पर बैठकर हमारे बुंदेलखंड का नाम करेंगे, कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है, और चूंकि जब किसान अगर सक्षम होता है तो हमारे जो निवाड़ी जिले का या समस्त जो व्यापारीकरण है तो व्यापार भी सर्वोच्च पायदान पर पहुंचता है, क्योंकि हर सीढ़ी किसान के खेत से ही होकर जाती है। और मैं दूसरा विषय, चूंकि मैं स्वयं एक महिला हूं और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तो दिया जाता है। आज अगर हम जिला पंचायत क्षेत्र में भी और इस जिला पंचायत की भी बात करें, अमूमन मैंने देखा है कि मीटिंगों में प्रतिनिधि और एक प्रत्याशी की उपस्थिति होती है, लेकिन वो अपना प्रतिनिधित्व, अपनी बात को प्रखरता से नहीं रख पाती है। उन्हें अपने भाई या पति का सपोर्ट लगता है। वो सपोर्ट उत्तम है, सर्वोच्च है, क्योंकि हमारा एक भाई और परिवार के नाते हमारा संबंध भी है। तो वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी उंगली पकड़े, हमारा हाथ पकड़कर हमें सम्मान दिलाने का कार्य करें, लेकिन हमारी आवाज को दबाने का काम ना करें। उनको खुद आगे होने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगी। हर गांव में जाकर महिला सशक्तिकरण की आवाज को उठाऊंगी कि यहाँ पे जो भी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य और आगे भी हमारी जो भी बहनें हैं वो खुद एक समाज का अगर प्रतिनिधित्व करती हैं तो मुझे लगता है उनके दिल से मतलब कि जब जिन महिलाओं को आरक्षण देकर के
सरपंच, जनपद या इन प्रतिनिधित्व पे चुना जाता है तो उनको अमूमन हमारा जो सामाजिक जो ढांचा बना हुआ है कि महिला केवल घर गृहस्थी के परिवेश में रह सकती है, वो राजनीति का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं कर सकती। पर मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि अगर आपकी रोशनी बहन राजनीति और जनसेवा के पथ पर निकली है तो आप सब भी रोशनी यादव बनकर अपने समाज और गांव का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, क्योंकि महिला एक अच्छा प्रतिनिधित्व होगा तो वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम करती है और भ्रष्टाचारी पर भी रोक लगेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाती हूं और मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूं। मैंने मेरे जिला पंचायत सदस्य होने के नाते उस मीटिंग में भी कई ऐसे मुद्दे रखे हैं जो कि हमारी एक राशन की व्यवस्था थी। राशन में मुझे सुनने में आया कि काफी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो अमूमन क्षेत्र में समस्याएं आ रही थी कि उनका वृद्ध लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा रहा है, उसका एक हमने सुचारू रूप से एक अलग माध्यम बनाया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा रहे हैं तो उनको एक पर्ची स्थापित करके दी जाए और इस पे अमूमन रोक लगेगी ही, और मैं इसी दिशा में काम करूंगी। ये आरती है, चूंकि मैं धार्मिकता से मैं स्वयं जुड़ी हुई हूं और मेरा मानना है कि मुझे मेरी ये प्रतिज्ञा और संकल्प है कि मैं पूरे जिले में एक धार्मिक वातावरण करवाने का काम करूं। और हर चीज को अगर हम राजनीति से तौलते हैं तो हम केवल राजनीतिक फायदे के समय पे ही लोगों को फायदा ना पहुंचाएं, उससे पहले हमारी जो सोच है उसको हम प्रखरता के साथ पहुंचाएं। क्योंकि झूठ में कोई शब्द नहीं कहती, उपचुनाव में मुझसे संपर्क साधा गया था और उस संपर्क से मुझसे कई बार निवेदन किया गया, पर मैं मानती हूं चूंकि वो मेरे आदरणीय हैं और एक अच्छा औहदा रखते हैं, मैं उनको सम्मान प्रेषित करती हूं मेरी तरफ से कि उन्होंने मेरा सम्मान रखा और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझसे संपर्क किया। लेकिन चूंकि मैं उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी की सेवा कर रही हूं, तो आगे जो भी उचित निर्णय होगा मैं हमेशा उनका सम्मान करते हुए, अब आज की जो चर्चा या भविष्य की जो चर्चा होगी वो मेरी विधानसभा के क्षेत्र के मेरे प्रिय परिवारजन ही तय करेंगे और वो जिस ओर मुझे इशारा करेंगे, जिस रूप में इशारा करेंगे, मैं उसको स्वीकार करूंगी। विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि ये उत्तम विचार होगा, क्योंकि अगर महिलाओं को एक आरक्षण देने की बात करते हैं तो हमारा टीकमगढ़ और निवाड़ी 2 जिले हैं जिसमें से एक भी महिला प्रत्याशी नहीं बनाई गई है। और अगर मैं महिला का प्रतिनिधित्व करती हूं तो उन लाखों महिलाओं की आवाज के रूप में मैं आज कहती हूं कि उनको विचार करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि मैं कितनी बड़ी ताकत हूं, लेकिन मेरे परिवारजनों की मैं सबसे बड़ी ताकत हूं और उस ताकत का मैं आगाज भी कराऊंगी और मैं सेवा करूंगी, यात्रा का शुभारंभ करूंगी। और उस यात्रा का शुभारंभ हमारे पृथ्वीपुर में जो किलाधीश रामराजा सरकार का जो मंदिर है वहां से शुरू करते हुए पूरे गांव में चरण पादुका अपने सर पर रखकर मैं उनको ले जाऊंगी और उस माध्यम से पूरे समाज में सामाजिक समरसता, जातिवादी से ऊपर उठकर धार्मिकता और एक अच्छा वातावरण बने, हम उनको एक समान व्यवहार और एक रामराज्य स्थापित करने की बात कहते हुए मैं इस यात्रा में आगे बढ़ूंगी। क्षेत्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए श्री रामचरण पादुका ले जाकर और हमारा जो इसका समापन होगा वो ओरछा रामराजा की नगरी में चरण भेंट करके इस यात्रा का मैं समापन करूंगी। श्री रामचरण पादुका यात्रा 23 मार्च से इसका शुभारंभ होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि इसको हम पृथ्वीपुर किलाधीश रामराजा के मंदिर से इसका शुभारंभ करेंगे और निवाड़ी जिले में चूंकि हमारे ओरछा रामराजा सरकार साक्षात राजा के रूप में विराजित हैं, तो उनको चरण पादुकाएं भेंट करके उस यात्रा को मैं समाप्त करूंगी। उस यात्रा का उद्देश्य पूरे निवाड़ी जिले में, पूरे बुंदेलखंड में सुख समृद्धि और एक जागरूकता के रूप में हर गरीब के घर तक पहुंचना और धार्मिक वातावरण पूरे बुंदेलखंड में, चूंकि हमारा बुंदेलखंड आस्था का प्रतीक रहा है, यहाँ पे पत्थर और मड़ियाओं को भी पूजा जाता है, पर मैं उनके बीच में ये संदेश लेके जाना चाहती हूँ कि हमारी जो नगरी है बुंदेलखंड है वो ओरछा रामराजा और बालाजी के सानिध्य में फल फूल रहा है और बुंदेलखंड राज्य को राम राज्य के रूप का
पूर्ति हमें करनी है तो बुंदेलखंड राज्य को अलग स्थापित करके इस बुंदेलखंड को राम राज्य का स्वरूप देकर हम इस बुंदेलखंड को प्रणाम करना चाहेंगे, ताकि हमारे बुंदेलखंड की जो गरीब और जिस तरीके के जो मायने हैं उसको एक सर्वोच्च रूप दिया जाए और सुंदर बुंदेलखंड की राम राज्य की नगरी स्थापित की जाए। और इसमें मेरे पूरा संपूर्ण बुंदेलखंड मेरे साथ लगेगा और इस यात्रा को ओरछा राम राजा चरण पादुका भेंट करके दूसरी जो यात्रा मेरी शुरू होगी वो पूरे छतरपुर पन्ना जिले से ले जाकर हमारे बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के चरणों में चरण पादुकाएं भेंट करके और बुंदेलखंड राज्य को स्थापित करने का मैं आगाज करूंगी। और मेरे प्रभुवर से भी मैं प्रणाम करूंगी कि बुंदेलखंड में जिस तरह वो कैंसर हॉस्पिटल देने की बात कर रहे हैं और अगर बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाने की मांग रखते हुए बुंदेलखंड की चिंता करेंगे तो हमारा बागेश्वर धाम भी एक भव्य स्वरूप देते हुए उस पूरे बागेश्वर धाम का सहयोग इस बुंदेलखंड को मिलेगा और हम सब भी एक होकर बुंदेलखंड की बात रखें। अदरवाइज बुंदेलखंड कभी स्थापित और जो विकास के मार्ग पर जाना है वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। और अगर हमें इसको विकास की डोर से बांधना है तो हमें इसके बुंदेलखंड के अलग होने की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब छोटा सा जिला निवाड़ी बन सकता है तो बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बन सकता। बहुत माफिया है यूपी, माफिया यूपी में हूं, मैं उनको काम करूंगी कि वो राम से जुड़े और अपनी माफियागिरी को प्रणाम करते हुए राम राज्य से जोड़कर राम राज्य में स्थापित करें। आपसे दारू का सेवन आप त्याग दें, गुटखा तंबाकू त्याग दें, यही मेरी प्रेम बहुत जरूरी है पर माँ बाप से जरूरी है। NND चैनल के लिए राजीव गुप्ता के साथ ऋषिकेश केवड़िया।